हाँ, तो आज अपन करेंगे आपका मैथ्स का। वैसे तो ये 5वां कैप्सूल हो गया, वैसे चैप्टर 4 है और आई थिंक आप पढ़ भी रहे होंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ाई चल रही है। फर्स्ट चैप्टर का एक कैप्सूल बनाया अपन ने, फिर सेकंड चैप्टर का एक कैप्सूल बनाया, थर्ड चैप्टर के मैंने 2 कैप्सूल बनाए। एक तो अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हो, एक लिया ग्राफ। और आज अपन ये चौथा कैप्सूल जो ले रहे हैं, ये वैसे चैप्टर 4 है, बहुत गजब का चैप्टर है। 5वां कैप्सूल है वैसे तो, बहुत ही गजब का चैप्टर। आप इन चैप्टर्स को स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 को हल्के में मत ले लेना, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े चैप्टर, इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया है। ये चैप्टर लगता छोटा सा है लेकिन बहुत शानदार शानदार इसमें क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ लेते हो आप तो सिर्फ नंबर आपको चेंज मिल सकते हैं, बाकी पेपर इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से आएगा। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अपन सेलेक्ट किए हैं। वैसे तो लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाता है इसके अंदर, पूरा चैप्टर कवर है। मतलब अपन जो भी कैप्सूल सीरीज में जो भी कर रहे हैं, चाहे वो SST हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, हिंदी, उसमें पूरा चैप्टर कवर होता है। ठीक है ना, इसका आप जरूर ध्यान रखें। आज का पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो आपको वैसे तो याद होंगे, एक बारी फिर से रिकॉल कर लो या लिख लो कहीं पर। ठीक है, a+b का स्क्वायर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a-b का स्क्वायर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a² + b² या a² - b² होना चाहिए। एक फॉर्मूला जो अपन ने मन से ही बनाया है, जो अपने काफ़ी यूज होता है, a² + b² भी। तो देखो, एक तो इसका तो फॉर्मूला आप सबको पता है, a² + b² + 2ab कर दो। एक ही बात है, 2ab चाहे बीच में लिखो चाहे बाद में लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका a² b² - 2ab हो जाएगा बस। ठीक है, मैं आपके सुविधा के लिए ऐसा, ताकि ये लर्न करने में ईजी रहे। ये आपके a + b और ये हो जाएगा a - b। और इसका फॉर्मूला तो आप 2 तरीके से बना सकते हो। अगर इसको मैं कह दूं a + b का होल स्क्वायर तो -2ab कर दो। कैसे कि यहाँ पर प्लस का 2ab निकलेगा। प्लस भाई इसको जब खोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर जब खोलेंगे अपन, तो इसमें से प्लस का 2ab निकलेगा। वो प्लस का 2ab माइनस का 2ab से कट जाएगा, तो पीछे a² b² बचेगा। तो दोनों सेम ही है। मतलब फॉर्मूला कैसा बनाओ कि जिससे वो चीज़ें सेम बन जाए। या फिर इसको आप अगर यहाँ पर प्लस की जगह a- कहना चाहते हो तो a - b का स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ पर + 2ab कर देना, क्योंकि इसमें से जो -2ab निकलेगा वो प्लस के 2ab से कट जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपके काम आएगा। एक है आपके a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, और ऐसे ही a - b का होल क्यूब भी है। a - b का होल क्यूब आपके हो जाएगा a³ - b³ - 3a² भी, सही है ना भाई, 3a² b, और यहाँ शायद प्लस हो जाएगा 3ab²। एक बार इसको फॉर्मूले को चेक कर लेंगे अपन, a³ - b³ - 3a² b और प्लस 3ab², शायद वहाँ प्लस या माइनस चेक करना एक बार। और फिर एक है a³ + b³। a³ + b³ में देखो a + b और a + b तो ब्रैकेट लगाना है अपन को, a + b, a² + ab, और या फिर आप b² पहले बोल सकते हो, प्लस वाले में -ab। ये बहुत गजब का क्वेश्चन है। a² + b² माइनस का ab, ये ध्यान रखना, प्लस वाले में माइनस का ab है। और a³ - b³ जो है वह आपका a - b और a² + b² माइनस की जगह प्लस ab। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या मामला है कि यहाँ पर a³ + b³, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ तो खैर प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। लेकिन जो उल्टा चलता है कि यहाँ पर -ab है जबकि यहाँ पर +ab है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, बहुत गजब का फॉर्मूला है। ये दोनों चेक कर लिए ना, दोनों फॉर्मूले ठीक है, ऊपर वाले वहाँ माइनस आ रही है। ठीक है, चलो फिर ये फॉर्मूले कोई दिक्कत नहीं, आराम से भी चेक कर लेंगे अपन, वैसे मेरे हिसाब से ठीक होने चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इस चैप्टर में अपने ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, अभी कोई दिक्कत होगी तो चेक कर रहे हैं, कोई डाउट होगी तो मैं ठीक करा दूंगा, चिंता न करें, आप मस्त रहें। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है, इसका सोल्यूशन अपन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि x प्लस, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन समझो कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। भाई चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपसे पूछ रहा है कि होल्ड मतलब है क्या, चेक करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है, थोड़ा वो बेसिक जान लो।
जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि अगर आपका इसका सॉल्यूशन निकल के ऐसा आता है, मतलब एक में स्क्वायर की पावर हो, एक एक्स की वैल्यू नंबर हो, ठीक है, तब भी वो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। या फिर ये ऐसा आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, सी ना हो, सी की वैल्यू ना हो तो कोई बात नहीं, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बात और समझना, फिर मैं एक बात और लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं ध्यान समझना, ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कहेंगे सर ये क्या, बी एक्स भी नहीं, हाँ मत हो चाहे, मतलब आप एक चीज समझ गए होंगे कि इसमें स्क्वायर की वैल्यू का होना जरूरी है, बाकी चाहे ये दोनों हो या ना हो, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मेशन तो ये है, खैर प्रॉपर तो ये बनना चाहिए, लेकिन अगर इतना भी है तो चल जाएगा। लेकिन अगर इतना सा आ रहा है बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो वो नहीं होगा, ध्यान रखना वो नहीं होगा। इसके अलावा अगर क्यूब आ रहा है, ए एक्स क्यूब आ रहा है प्लस बी एक्स स्क्वायर है तो भी नहीं होगा, क्योंकि क्यूब नहीं आना चाहिए, प्योर स्क्वायर आना चाहिए। समझ में आ गई ना पूरी बात? बिल्कुल सही। तो अब मैं इसको तरफ कर रहा हूँ, तो मैंने आपको समझाया था, इस तरीके से अपना सोल्यूशन आना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं, चलिए ये अपना क्वेश्चन है, x प्लस 1 का स्क्वायर। आपको साफ पता चल रहा है कि x प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब वहां पर a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, देख लो यहां पर। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा भाई, ना तो a प्लस बी का स्क्वायर ना a माइनस बी का स्क्वायर, कुछ भी नहीं लग रहा ना, तो ये सिर्फ ब्रैकेट खुल जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया x से तो 2x, फिर 3 से किया तो ये बारी बारी दोनों से होगा 2x और -x, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी लिखना है एग्जाम में कि मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये लिखना है। अब इसको खोल लो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, 1 का तो 1 ही रहेगा, 2ab का 2ab रहेगा। अब आप 2x को अंदर ले आओ, तो 2x जब अंदर आएगा तो, अच्छा मैंने 2ab लिख दिया क्या यहाँ पर 2ab मत लिखो भाई, 2ab की जगह क्या आएगा, यहाँ पर लिखो 2a और ये b, ये 2ab हो गया, ठीक है। ab की वैल्यू भी तो रखनी है, ये a और ये b है, तो ये हो गया 2x बराबर 2x माइनस 6। अब क्या करो, ये चीज हो गई, मतलब एक बारी अपने वैल्यू रख देनी है, पूरी प्रॉपर दिखाओ वैल्यू रख के, फिर लिखो और फिर नीचे वाली लाइन में कुछ करो। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, फिर आप चाहो तो x की वैल्यू उसके बाद में लिख सकते हो, मतलब x पास पास में लिख सकते हो कि 2x को अपने यहाँ लिख दिया। अब इस 2x को अंदर ले आओ तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, फिर ये 1 अपनी जगह ही था, अपनी जगह रहेगा, 6 को भी अंदर ले आओ तो 6 प्लस क्या हो जाएगा बराबर 0। मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको जमा दो, पहले एक्स स्क्वायर ले लो, फिर x ले लो, फिर नंबर ले लो, ठीक है। तब क्या होगा, इससे तो ये कट गया भाई, 2x से 2x कट गया, पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर 1 और 6 7 बराबर 0। बस इतना सा आंसर आया इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसका आंसर है। मतलब मैंने भी आपको कहा भी था कि द्विघात समीकरण तो है ही, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू का होना जरूरी है, भले ही एक्स की वैल्यू ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, ये क्या है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अतः यह जो है यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। ओके, इस टाइप का इक्वेशन आएगा आपके 1 मार्क्स में आता है, तो आराम से आपको इस तरीके से करना, बस नंबर चेंज हो। मैंने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके सारे फॉर्मूले यूज हो जाएं। जैसे कि ये भी लिया है, ये क्या है, इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे ले लिए। जैसे x-2 इंटू और x+1 से, फिर x-1 इंटू और x+3 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बारी बारी क्या करो कि सबसे पहले आप ले लो x को, x-2 वाले x को ले लो, मतलब इस x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना, मतलब लिखो इसको ऐसा लिख दिया। फिर -2 को भी x+1 से, मतलब ये होता है ब्रैकेट खोलने का तरीका। ऐसे राइट साइड में चलो, इस x को इस x+3 के साथ में कर लो, ठीक है। फिर इस -1 को भी x+3 के साथ में कर लो मल्टीप्लाई, बस ब्रैकेट खुल गया। कोई, क्योंकि इसमें ना तो a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा था, नहीं a माइनस किसी भी स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं लग रहा था, इसलिए अपन को सीधा ब्रैकेट सॉल्व करना है, जिसमें क्या करना है, एक बार इसको उठाओ इस पूरे के साथ, फिर इसको उठाओ इस पूरे के साथ, ये तरीका होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप सारी बात समझ गए होंगे। अब बस खोल लो इसको, मतलब मल्टीप्लाई कर लो, x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया, फिर x को 1 से किया तो x का x ही रह गया भाई, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। यहां ध्यान रखना, ये गलती होगी, -2 को जब इससे x से करते हैं तो माइनस का 2x होगा, फिर -2 को 1 से करोगे तो -2 हो गया,
ऐसे ही बराबर देखो x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया और ये हो गया 3x। आराम से देखते हुए चलना। फिर यहाँ -1 तो माइनस का x हो गया और माइनस का 3 हो गया। माइनस का जरूर ध्यान रखना क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। अब क्या हो जाएगा, अब अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रखेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ। मतलब मैंने कहा था ना स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू पास में रखो, फिर एक्स की रखो, फिर नंबर रखो, इसको अंदर ले आओ। या फिर अभी एक काम और भी कर सकते हो आप, चलो ले आओ अंदर, कोई बात नहीं, हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस का 1x है, यहाँ माइनस का 2x है और ये 3x इधर भी पड़ा है। चलो एक काम करो, उसको भी ले आओ, पहले इसको एज इट इज रहने दो, उसको और ले आओ, अंदर ले आओ, तो माइनस का 3x हो गया। मतलब x एक तरफ कर दिया अपन ने, एक्स स्क्वायर अपन एक तरफ कर दिया। फिर बचा नंबर, तो नंबर जो पहले से इधर है वो सबसे पहले आएगा। ये -2 अपनी जगह ही था, इधर ये इधर रहेगा। ये इस 3 को आप इधर ला रहे हो, तो 3 कौन सा, ये वाला, ये बराबर 3। मेरे हिसाब से सबका यूज हो गया ना। 1 2 3 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक वैल्यू बची है, कोई सी बच्चों चाहे कौन सी बची है, एक्स स्क्वायर लिया है अपन, x और 2x लिख दिया अपन ने, 3x। अच्छा सुनो, ये एक x पीछे छोड़िए। इस तरीके से भी आप चेक कर लेना कि ये जैसे x इधर रह गया तो इसको भी इधर ले आओ, कोई बचना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर ये -2 हो गया और ये 3 हो गया। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बराबर में कुछ नहीं छोड़ा तो बराबर में 0 कर दो, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस सेम टू सेम में कट गए, ठीक है। और अब देखो ये प्लस का x तो प्लस के 2x हो गए और ये माइनस के 2x है ही, ये माइनस का 3x है ही। और यहां भी देख लो 3 में से 2 चले गए तो प्लस का 1 बच गया बराबर 0। अब इससे ही कट गए, तो ध्यान से समझो, माइनस का 3x + 1 बराबर 0, ये आंसर आ रहा है इसका। क्या आ रहा है, माइनस का 3x प्लस का 1, यानी कि ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। समझ आएगी नहीं आई, मतलब माइनस का 3x + 1 आ तो रहा है लेकिन स्क्वायर की वैल्यू नहीं आ रही। स्क्वायर की वैल्यू अगर नहीं आ रही तो फिर द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आएगी नहीं आई, यानी कि यह, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है ना, यानी दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। मतलब हर चीज को समझते हुए चलना, जितने भी टाइप इक्वेशन बनेंगे अपन उसको सबको लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये लिया मैंने क्यूब वाला, ताकि क्यूब वाला फॉर्मूला भी आप लगाना सीख जाओ। x³ - 4x² - x + 1 बराबर में x - 2 का होल क्यूब दे रखा है। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। एज इट इज उतारते जाओ, जिस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा उतारते जाओ। यहां पर है, यहां पर क्या है कि यहां पर अपन लगा रहे हैं a - b का होल क्यूब। लिखना है यहां पर, एग्जाम में भी लिखना है, a³ - b³ -3a² + 3ab², ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये अपन यहां पर अप्लाई करें a - b का होल क्यूब। तो एज इट इज इस टाइप में तो अपना क्वेश्चन है तो वैल्यू इसमें रख देंगे। तो देखो a³, ठीक है, -b³ ठीक है, -3, ये लो a² और ये b, ठीक, +3 a की वैल्यू ये और b²। समझ में आ गई, पूरी चीज अपने रख दी बिल्कुल इस फॉर्मूले में। यहां देखो x³ अपनी जगह ही है, -4x² अपनी जगह ही है, -x + 1, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x³ खुल गया तो x³ ही रहा, माइनस का माइनस, 2 का क्यूब होता है 8, 2 × 2 × 2 8। खूब सारे जो होते हैं ना बच्चे गलती करते हैं, वो 6 लिख देते हैं कि 2 3 6, 2 3 6 नहीं है, वो 2 को 3 बार खोलना है, वो 6 थोड़ी है, ये ऐसा है, ठीक है ना। तो ये गलती 6 वाली मत कर देना। फिर यहाँ पर देखो आगे, पहले ये एक्सिस को, अच्छा मैंने यहाँ पर b लिख दिया भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, कहीं छोटे मोटे मिस्टेक हो जाती है, उसको अपन ठीक कर लेंगे। यहाँ पर क्या है कि -3a²b, b की वैल्यू है अपने पास में 2 रखनी है, ठीक है, ओके। तो ये हो गए 2 3 6, तो ये हो गए x² के x² हो गया, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर पहले खोल लो तो 4 तो ये हो गए, 4 और 3 12, तो ये 12x हो गए, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। कितने हो गए, 2 का स्क्वायर पहले खोलो मन में, 4 4 3 12, 4 3 12 और आगे लग जाएगा x, ये वाला, ठीक है ना, ओके। अब क्या करो, x³ अपनी जगह, इसको भी इधर भेज दो, तो ये होगी माइनस का x³, ठीक। यहां पर फिर x² को लिख दो, 4x² ये रहा, इस x² इधर ले आओ, मतलब पास में रख दो, तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर ये माइनस का x अपनी जगह ही है, x की वैल्यू इधर भी है क्या है, 12x को भी अंदर ले आओ, 12x को। यहाँ पर 1 है, प्लस का 1 है।
8 को भी अंदर लिया हो तो 8 भी हो जाएगा प्लस का, बराबर कुछ नहीं छोड़ा, 0 कर दिया। ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। ठीक है, 6x² में से 4x² चला गया तो प्लस का 2x² बच गया, वेरी इजी। और माइनस का 12x है, माइनस का 1x है तो माइनस के 13x, माइनस माइनस के प्लस हो जाते हैं, साइन अपना ही रखते हैं लेकिन। ठीक है, और 8 रेख हो गए 9। ठीक है, तो ये है भाई इसका आंसर, 2x² माइनस 13x प्लस 9। क्या बताओ द्विघात समीकरण है क्या? यस यस, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अतः हाँ ये जो द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि साफ साफ पता चला x² की वैल्यू भी है, x भी है, 9 भी। हाँ अगर क्यूब नहीं कटता तो दिक्कत थी, बट कट गया। तो ये 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाना सीख गए और क्यूब का फॉर्मूला भी लगाना सीख गए। इस तरीके से सोल्व करना होता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पे क्वेश्चन आ सकता है, बस नंबर ही चेंज मिलेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ढंग से पढ़ जाना। ठीक है, अब लेते हैं थोड़े अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मेरी एक बात सुनना, मैं इस क्वेश्चन को एक कदम आगे चलना सिखाऊंगा आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कौन सी होती है जो अपन ने बनाई अभी, भाई x² की वैल्यू आ जाए, x आ जाए वो। लेकिन इस चीज को अपन थोड़ा आगे भी लेके जाएंगे, मतलब इसमें वैल्यू भी निकालेंगे, जिस लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे, लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे पूरा प्रॉपर। द्विघात समीकरण से थोड़ा आगे भी चलेंगे, क्या पता एग्जाम में वो भी आ जाए, प्रॉपर सीखना है। चलिए सोल्यूशन चेक करते हैं अपन। सोल्यूशन देखो इसका, पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड है, यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल आपको पहले से दिया हुआ है। तो पहली लाइन ये लिख दो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। और आप सब जानते हैं कि आयत का रेक्टेंगल का या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। लेकिन अब लेंथ और ब्रेथ तो अपन रख देंगे, चलो भाई लेंथ इंटू ब्रेथ हम जानते हैं कि ये इसका फॉर्मूला होता है, ये अपने रख दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि लेंथ कितनी रखें, ब्रेथ कितनी रखें, वो क्वेश्चन की डिमांड है। देख लेते हैं कि अब हिंदी मीडियम वाले लिख देना लंबाई गुना चौड़ाई, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन में चलते हैं। उसने कहा कि जो लंबाई है जो कि मीटर में है, चलो ठीक है मीटर में, क्वेश्चन भी पूरा मीटर में ही चल रहा था, ये 2 नहीं है भाई, है ना, बाय मिस्टेक है। तो इसने कहा कि लंबाई जो कि मीटर में है वो चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है, मतलब जो उसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के डबल से भी 1 ज्यादा है। ये समझना, माना कि एक लाइन लिखनी पड़ेगी, माना कि चौड़ाई, लेट द ब्रेथ बी। ठीक है ना, ब्रेथ जो है, ब्रेथ को अपन मान लेते हैं सपोज x, तो बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई का लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी? उसके डबल, मतलब जो अपने चौड़ाई मानी ना, चौड़ाई के डबल, तो x का डबल से भी 1 ज्यादा है, चौड़ाई के दुगने से भी 1 ज्यादा है। साफ साफ लिखा दुगुना, पहले उसको चौड़ाई को मतलब ब्रेथ को दुगुना करो, डबल करो, फिर 1 जोड़ दो। ठीक, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई हमारे पास में आ चुकी, तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिख देंगे अपन लंबाई की जगह तो लिख देंगे 2x प्लस 1 इंटू, ब्रैकेट लगा दो चाहे इंटू, एक ही बात है, चौड़ाई, चौड़ाई को हमने माना था x बराबर 528। ठीक, इसमें वैल्यू रखी है अपन ने, जो कि हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब x को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लो, x को जब 2x से किया तो 2x², फिर x को 1 से किया तो x बराबर 528। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से जमा लो, कैसे कि 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक, मतलब अंदर ले आओ, बराबर 0 कर लो। तो पहली बात इसने पूछी थी कि चेक करो कि द्विघात समीकरण है, तो आपका आंसर है यस, ये द्विघात समीकरण तो है। मतलब आंसर तो वैसे आ चुका, लेकिन अब मेरी बात को समझना, इसने आगे जो पूछा कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी निकालनी है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ भी निकालनी है, तो अपन लेंथ और ब्रेथ भी निकालेंगे। ये आपको समझा दूं मैं। वैसे जो आपकी बुक में क्वेश्चन का आंसर पूछा था वो तो आ चुका है, ये रहा।
ये आंसर है आपका। लेकिन अपन इसको एक कदम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में लंबाई चौड़ाई भी पूछेगा और आपको निकालनी आनी चाहिए। तो बहुत इजी, अब क्या करेंगे अपन, वो एक गुणनखंड विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपन करने वाले हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे, वही चीज है 528 को 2 मतलब इन दोनों का जो गुणा करेंगे वो x के फैक्टर होने चाहिए, तो आप सब जानते ही हो। तो 528 के हो गए आपके 1028 2 56 हो गए ना, तो 1056 इसके टुकड़े हो गए। 1056 को आप क्या करो, 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 528 से आएंगे। फिर अगर 2 से करोगे तो 2 6 और 4, फिर 2 से करोगे तो 1 3 2, फिर 2 से करोगे तो 6 6, सही है ना भाई, हाँ 6 6 आ रहा है। फिर 2 से करोगे तो 3 3, फिर 3 से करोगे तो 11 और 11 से करोगे तो अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। ये है सिस्टम। अब टुकड़े जो होते हैं वो इसी में छुपे हुए हैं। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 8 16 और 32, ये 11 3 33, बस हो गया। बस यही फैक्टर 33 और 32 के जोड़े हो, जब भी बड़ी वैल्यू ऐसा कर लो, ठीक है। तो इसके टुकड़े क्या हो गए, 2x², प्लस का तो ले लो 33x और माइनस का ले लो 32x। ये ध्यान रखना, ये 32 है, 32 हो रहे हैं, ये 33 हो रहे हैं 33, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, -528 बराबर 0। ये सिस्टम अपन को अप्लाई करना है, ठीक है। बस ये सिस्टम आप आराम समझ सकते हो, जो मतलब टुकड़े उसी में छुपे होते हैं, कोई नए मन से कुछ नहीं बनाना होता। ये तो कॉमन सेंस आप में है ही कि प्लस का 33x लूंगा, उसमें से 32 हटाऊंगा तो पीछे x बचना चाहिए प्लस का, इसलिए अपन 33 प्लस के ले रहे हैं। अब दो दो के जोड़े बना लो, बन गए हो तो ऑटोमेटिकली। इसमें क्या कॉमन है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन मतलब सिर्फ x कॉमन है, नंबर कॉमन नहीं है। तो x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, जो भी कॉमन लिया जाता है उसका बारी बारी डिवाइड करना होता है, ठीक है। x है, x कट गया, लेकिन एक x तो बच गया, 2 का 2 तो एज इट इज बच गया था। ऐसे यहाँ पर 33 का 33 बच जाएगा और x x कट जाएगा। यहाँ पर जो साइन है वही यहाँ साइन लगा दो, ठीक है। अब दिमाग लगाना, अब है दिमाग लगाने वाली बात। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ये ब्रैकेट बनेगा, ये ब्रैकेट जो बनेगा, ये जो वैल्यू आई है वो क्यों यहाँ आएगी। तो एक बात बताओ, मुझे यहाँ भी 2x लाना है, इन दोनों में क्या कॉमन लूं, मतलब सबसे पहले आगे मत जाओ, आप तो सिर्फ इतने से को देखो, इस 32x को, इस 32x में क्या कॉमन लूंगी, 2x बचे और वो भी प्लस का बचे, तो सीधी सी बात है 16 कॉमन ले लो, 16, क्योंकि 16 दूनी 32 होती है, 16 2 जा 32 होता है और कोई नंबर नहीं सोच सकते, तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, फिर वापस माइनस माइनस प्लस, और सीधी सी बात है 33 बार ही जाएगा, 16 का भाग इसमें देख के देख लेना भले, 16 3 48 बच के 4, 16 3 48, यानी 16 4 जा 48, सॉरी 16 3 जा 48 और 16 3 जा 48, हो गया अपना काम। एक बार जो बाहर कॉमन लिया था वो लिख दो x माइनस 16, और एक बार जो ब्रैकेट में लिख रखा है अपने 2x प्लस 33 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 16 जो है ना, मतलब इन दोनों में से कोई एक लिखना होता है और एक जो कॉमन लिया था वो लिखना होता है। अब इसको भी 0 के साथ तुलना करानी, कंपेयर करना, इसको भी 0 के साथ कंपेयर करना, ठीक है ना। ये लो साहब, दोनों को 0 के साथ में तुलना करवा दो, कंपेरिजन करवा दो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहां पर निकल के आ गई 16 और यहां पर क्या निकल के आई 2x बराबर 33 को दूर भेजो, 33 माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 33/2, ठीक है। यानी कि 2 आंसर आ गए x के। आपके माइंड में भी 2 क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि x की वैल्यू तो 2 आ चुकी है, फिर कौन सी लेवें। तो ध्यान रखें, हम निकालने क्या जा रहे हैं, हम लंबाई और चौड़ाई निकालने जा रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ निकालने जा रहे हैं। क्या किसी की लंबाई चौड़ाई माइनस में हो सकती है क्या? जैसे मैं ये पेन कह दूं कि पेन है, अगर धरती पर कहीं पेन है तो कुछ तो लेंथ है उसकी भाई, चाहे सेंटीमीटर mm कुछ भी हो, या तो उसका अस्तित्व ही नहीं है या तो हमें वो दिखे ही नहीं। अगर दिख रहा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कन्फर्म वो है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखें, उसने अगर लंबाई चौड़ाई पूछी है तो कभी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती। इसलिए आपको लिखना है यहाँ पर कि नेगेटिव वैल्यू नॉट वैलिड, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो कि लेंथ जो है, लेंथ या फिर ब्रेथ है ना, लेंथ एंड ब्रेथ आर, या फिर लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो नॉट इन नेगेटिव, नॉट इन नेगेटिव, ठीक है। सो x इजिकल टू 16। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे कि लंबाई व चौड़ाई कभी नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अतः x बराबर 16 लेने पर,
x बराबर 16 लेने पर हम आगे बढ़ेंगे। तो x की वैल्यू 16 ले ली अपन ने, ले ली। x को हमने क्या माना था, चौड़ाई, ठीक है। तो लिख दो अतः, अतः यानी कि देयरफॉर, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे, देयरफॉर लिख देंगे। देयरफॉर चौड़ाई जो है, चौड़ाई का मतलब ब्रेथ, वो तो हो गई आपकी 16 मीटर, क्योंकि आपने x को चौड़ाई माना था और x की वैल्यू 16 आ चुकी है तो वो होगा। और जो लंबाई है, लेंथ जो है, वो है आपकी, लेंथ को माना था 2x+1, तो लिख के देख लो 2 इंटू एक्स की जगह 16 प्लस 1, तो बोर्डमस के नियम से पहले मल्टीप्लाई करना, 32 प्लस 1, यानी कि चौड़ाई हो जाएगी आपकी 33 मीटर। तो 16 मीटर और 33 मीटर आपका आंसर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला पार्ट कंप्लीट, हालांकि बुक में यहीं तक किया हुआ होगा, लेकिन अपन को पूरा करना है, बहुत जबरदस्त मौका है सीखने का। इसके मैंने चारों क्वेश्चन लिए हैं, चारों 4 टाइप के अगर आपने सीख लिए तो इनसे बाहर वैसे भी कुछ भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन देखो अगला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो वी हैव टू फाइंड इंटीजर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का एक गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक को ज्ञात करो। जब भी आपको क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करें तो हमेशा पहले को x और दूसरा x+1, क्योंकि वो लगातार है, x+1 x कितनी पूछो, अगला अगर और भी पूछता तो x+2 x+3 ऐसे आते रहते, ठीक है। लेकिन अभी तो उसने क्या पूछे, 2 ही पूछे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन अपन करेंगे, माना कि पहली क्रमागत संख्या, माना कि पहली क्रमागत संख्या, लेट द फर्स्ट इंटीजर नंबर, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, या फिर क्रमागत धनात्मक लिख सकते हो, पॉजिटिव लिख सकते हो, बात है कि मतलब प्लस में लेना है। मान लिया x है, आंसर भी प्लस में आएंगे, तो सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड का मतलब है दूसरी संख्या, वो आपकी हो जाएगी x+1, दोनों अपन ने मान ली। फिर एक बात उसने कही कि दोनों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नंबर, यानी कि 2 क्रमागत संख्याओं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप थोड़ा पूरा कर लेना, का गुणनफल, वो दे रखा है 306। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 2 संख्याएं है कौन सी, ये ला भाई गुणनफल करवा दे, ये गुणनफल करवा दिया, मतलब हमें क्या करना है, उसका प्रोडक्ट करवा देना है। गुणनफल है तो गुणनफल करवा दो, ठीक है। अब मतलब दोनों को आपस में गुणा करवा दो। अब ब्रैकेट खोल लो, x को x से किया तो x², x को 1 से किया तो ओनली फॉर x बराबर 306, ठीक है। अंदर ले लो x² + x - 306। वैसे बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ चुका, आंसर आ गया है x² + x - 306 बराबर 0, बराबर क्या रख लेंगे अपन, बराबर 0। तो द्विघात समीकरण बन चुका आपका, आंसर आ चुके। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, उन दोनों इंटीजर को भी फाइंड करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले कह दिया, अपन एक कदम आगे चलेंगे, जरूरी है, जरूरी इतना ही करके मत छोड़ देना। बहुत कुछ एग्जाम में क्वेश्चन वही रहता है लेकिन आगे पूछ सकता है, इसलिए अपन को तैयार है ना, 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। सेम वही इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 306, तो 306 के टुकड़े कर लो भाई, 306 के फैक्टर बना लो। तो सबसे पहले 2 से किया तो 1, फिर बच गया तो 5 और 3, सही है ना, 153। फिर 3 से किया तो 5 और 1, फिर 3 से किया तो 17 बार, और 17 में तो 17 का 1 बार जाता है, तो देखो 6 और 18 बन गया ना, 17 और 18 का जोड़ा। तो मतलब कितना गजब का, बहुत इजी, जो जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतने आसान टुकड़े होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो यानी कि इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, x² प्लस का तो ले लूंगा 18x और माइनस का ले लूंगा 17x। ये तो कॉमन सेंस है कि मुझे प्लस का 1x बचाना है, तो 18 को प्लस का लूंगा, 17 को माइनस का लूंगा, और -306 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आएगा इस जोड़े में, तो x + 18 बच गया। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। और सीधी सी बात है कि यहाँ पर मुझे अंदर x बचाना है, तो बताओ क्या कॉमन लूंगा, सीधी सी बात है, 17 का 17 कॉमन लूंगा, तभी तो 17 से 17 कट के x बचेगा, बिल्कुल सही है। तो x बच गया, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, और 17 का भाग 306 में 18 बार जाता है, बराबर 0। एक बार बाहर जो कॉमन लिया था वो लिख दो, x - 17, और एक बार जो कॉमन आया है ब्रैकेट के अंदर वो लिख दो।
तो बारी बारी वही करना है, x माइनस 17 को भी 0 के साथ में कंपैरिजन और x प्लस 18 का भी 17 के साथ में, सॉरी 0 के साथ में कंपैरिजन। तो x की वैल्यू यहाँ पर 17 आ गई और x की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 18 आई है, 18 आई है। तो एक बात बताओ, क्या उसने कहा था कि धनात्मक पूर्णांक लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो नेगेटिव नॉट वैलिड। तो इसको अपन सेम वही बात लिख देंगे कि हमें धनात्मक पूर्णांक लेने थे, यानी कि वी हैव पॉजिटिव इंटीजर, सो ये अपन नेग्लेक्ट करेंगे, इसको नहीं लेंगे, x की वैल्यू ये ली जाएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अतः देयरफॉर, अतः पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत, आप क्रॉस ऐसे टिक नहीं लगाना है बोर्ड के एग्जाम, आपको लाइन लिख के आनी है। पहली क्रमागत संख्या जो है, यानी कि देयरफॉर द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, वो हो जाएगा आपका x, x का मतलब है 17। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी क्रमागत संख्या यानी सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वो हो जाएंगे आपके 17 प्लस 1, क्योंकि वो x प्लस 1 है और x की वैल्यू अपन ने 17 ली तो हो जाएगी 18। तो दोनों आपके सामने आंसर है 17 और 18। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ये उम्र वाला प्रश्न है। आप कहेंगे सर उम्र वाले प्रश्न, एज वाले क्वेश्चन हमने चैप्टर 3 में भी करे थे, बिल्कुल करे थे, लेकिन चैप्टर 3 में जो उम्र प्रश्न, एज वाले प्रश्न किए थे, क्वेश्चन किए थे, वो डिफरेंट है इसमें, ये ध्यान रखना। उसमें क्या था कि वह उसकी उम्र का 7 गुना है, 4 गुना है, कोई वो अपने बेटे से 5 गुना है, मतलब ऐसा था, उतना टाइम्स इतना टाइम्स। इसमें वैसा क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें इतना टाइम्स इतना टाइम्स, सिंपल क्वेश्चन होगा। ध्यान से समझना, आपको चौथे और तीसरे चैप्टर की उम्र वाले, एज वाले प्रश्नों में यही भिन्नता है, डिफरेंस है। जैसे कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ऐसा जरूर आता है, लेकिन इतना गुना होना नहीं आता। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, अब से 3 साल बाद। तो बताओ, हिंदी मीडियम में पश्चात का मतलब बाद में होता है, मतलब प्लस करना है कुल मिला के आपको, ये है, ठीक है। और अगर पूर्व लिखा आता, पूर्व के अंदर अपन को माइनस करना है और पश्चात के मतलब बाद में प्लस करना है, ठीक है ना। यानी कि इंग्लिश मीडियम अगो और ये पश्चात मतलब बाद में, ये हो जाएगा बिफोर। ये जरूर ध्यान रखें आप, काम आएंगे आपके, कहीं साइड में लिख लिया करो ये सब बातें। चलो अब अपन बात करते हैं, रोहन की माँ है एक तो, और एक रोहन खुद है, सीधी सी बात है। आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि स्टेटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, लेट्स द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, और वो सपोज मान लेते हैं x वर्ष। अगर रोहन की x है तो रोहन की माँ है जो है, रोहन की माँ की आयु, मतलब द एज ऑफ रोहन्स मदर, एज ऑफ रोहन्स मदर, वो हो जाएगी, उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है, तो 3 जोड़ दो। सीधी सी बात है कि अगर रोहन x वर्ष का है तो उसकी मम्मा 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 कर दो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों का आयु का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दोनों की उम्र का, किनका, रोहन का, रोहन की मां का, बिल्कुल। तो अपन ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन दोनों की उम्र का प्रोडक्ट, इसका और इसकी मां का, ये लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सीधे ही नहीं लिखना है, सीधे नहीं लिखना है। पहली शर्त है कि इनका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो पहले इनकी उम्र को 3 साल आगे बढ़ाओ तो सही। तो ये लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रश्नानुसार पहली शर्त, और उसके बाद में लिखना है कि अगर ये लिखूं मैं तो रोहन कितने साल का हो जाएगा, रोहन तो हो जाएगा x प्लस 3 का, और रोहन की मां हो जाएगी x प्लस 26 की, तो पहले सही है, 3 साल बाद में हो जाएगी x प्लस 29 की, 29 की, ये लिखना है। और अब चलना है आगे, उसने अब आगे चलना है कि दोनों की उम्र का, दोनों की आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल वो कितना है 360।
यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एजेस, ठीक है, वो दे रखा है 360। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, इनका 3 साल बाद वाली का, अब वो नहीं रही है, ये हो गई है, ठीक है। तो ये तो लो साहब रोहन, और ये लो रोहन की मदर, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब बीच में इनटू का साइन हो गया, ब्रैकेट लगाने का मतलब गुणा करा दो। अब एक बार x को x है तो x स्क्वायर, फिर x को मतलब बारी बारी लिखना है, कैसे करना है करके बताऊं, ऐसे एक बार x लो और x प्लस 29 से करवा दो, फिर 3 लो और फिर इसको भी x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करवा दो, और बराबर 360 का 360, ऐसे करता है, मतलब बारी बारी। इसको इससे किया तो x स्क्वायर प्लस इसको किया तो 29x, ठीक है। वैसे इसको किया तो 3x और इसको इससे किया तो 3 9 27, यहाँ से लग जाएगी 2, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 87 हो गया, बराबर 360 का 360। एक्स स्क्वायर अपनी जगह ही है, 29x और 3x ये हो गया आपके 32x, 32x प्लस का 87 अपनी जगह ही है, अंदर ले आओ 360 को बराबर 0 कर दो, अंदर ले आए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये अपने माइनस कर लो, 10 में 7 जाएंगे, बचेंगे 3 6 15, 15 में 60 गए तो 7 और 2 के 2 माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू 360 बड़ी थी। इसके बाद में वैसे तो आपकी बुक वाला आंसर तो ये आ चुका, मैंने यहाँ पर 32x लिखना है भाई, मैंने फिर 3 लिख दिया, यहाँ पर 32x करो, 32x, ठीक है, ये हो गया। तो वैसे बुक वाला आंसर तो आपका आ चुका, लेकिन अपन क्या करेंगे, रोहन और रोहन की माँ की उम्र भी निकालेंगे आगे चल के, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगी। इन दोनों का गुणा किया 273 आए, वही गुणनखंड विधि से, मिडिल स्प्लिटिंग से, तो 273 के टुकड़े कर लो, 3 से किया तो 9 बार, फिर 1 बार, अब जाएगा 7 का 7, 13 7 91 होता है, और 1 बार, बस हो गए टुकड़े। एक तो 13 है और एक 21 है, 21 और 13 कर लो, 21 और 13 हो रहे हैं 32, 4 और 3 34 हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये नहीं बैठेंगे। तो फिर 13 3 39 और 7, 39 और 7 बैठ जाएंगे, बिल्कुल सही। तो ये कभी कभी ये भी ध्यान रखना जरूरी नहीं है इन दोनों को 30 ये दोनों 39 और 7 32 का गैप हो गया, बिल्कुल सही है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का तो ले लूंगा 13 3 39, 39 एक्स फिर माइनस का ले लूंगा 7x और 273 का 273 बराबर 0, मतलब ये टुकड़ा प्रॉपर बैठ गए। 39 में 7 जाते हैं तो 32 ही बचते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या है, क्या सिर्फ x कॉमन है, तो x प्लस 39 बच जाएंगे, ठीक है। माइनस का माइनस 7 कॉमन आ गया, क्योंकि हम x बचाना है अंदर, तो माइनस माइनस कट, 7 से 7 कट, x रह गया, माइनस से माइनस कट हो गया प्लस, और 7 का इसमें जाएगा फिक्स पूरा पूरा, ठीक है। 39 ये बराबर 0 कर देना भाई, बराबर 0। अब क्या करेंगे कि एक बार जो अपने लिखा था x माइनस 7 उसको 0 के साथ तुलना करा लेंगे, और एक लिखा अपने x प्लस 39 बराबर 0 करा लेंगे। तो सीधी सी बात है, जब 39 39 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और किसी की उम्र जो होती है वो माइनस में कभी होती नहीं है, तो ये तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, ये तो अपन कभी लेंगे नहीं। और ये जो x माइनस 7 है ये जाएगा इधर 7, ये बराबर आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर। तो x की वैल्यू 7 सही मानी जाएगी, क्योंकि किसी की उम्र लिख देना आप कि किसी की उम्र जो है, किसी की उम्र ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि एज नॉट इन नेगेटिव। सो हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 ले लेंगे। तो फिर इसके बाद अपने पास में गैप ये रहा, यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद में आपको लिखना है अतः रोहन की वर्तमान आयु यानी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है, और वो कितनी हो जाएगी, x मानी थी तो x की वैल्यू आएगी 7, तो रोहन तो है 7 साल का, 7 ईयर्स यानी कि 7 वर्ष। और रोहन की जो माँ है, माँ हो जाएंगे x प्लस 26 के है ना वो, तो x प्लस 26 का मतलब है x की वैल्यू तो 7 है, तो यहाँ तो 7 प्लस 26 कितने हो जाएंगे आपके 33 हुए क्या, 33 वर्ष, ठीक है। तो 26 में 7 जोड़ दो, 33 आपके आंसर हो जाएगा, वो 7 ईयर्स हो जाएंगे। वैल्यू इसमें रखनी है, इसमें जो अपने शुरू में मानी थी, न कि इनमें, ये ध्यान रखना। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन हो गया अपना, ये 3 साल बाद की है, जबकि उसने वर्तमान पूछी है, तो वर्तमान पूछी है इसलिए इसमें रखेंगे, और अगर पूछ लेता कि 3 साल बाद में उनकी उम्र क्या हो जाएगी तो फिर अपन को इनमें रखना है,
इस पर विशेष तौर पे ध्यान रखना, गलती मत कर देना, बार बार कह रहा हूं ये ना, ये बहुत गजब का क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट। अब देखते हैं चौथा, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये है रेलगाड़ी का, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। और ट्रेन वाला क्वेश्चन आपने काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ, लेकिन आज के बाद अब नहीं होगा, ध्यान से समझना बस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो कि एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर जाती है। मैं इसको नॉर्मली अपने हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। एक तो इसके लिए फॉर्मूला, जब भी क्वेश्चन आए कि आप सपोज कोई जर्नी कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, ठीक है, और सपोज आप 600 किलोमीटर गए, ऐसे मान के चलना 600 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर करी उसमें ट्रेन में बैठ के, तो भाई ट्रेन किस स्पीड से चल रही थी ये नहीं पता, लेकिन आपको ये पता चल गया कि 10 घंटे लग गए रे यार, 10 घंटे अगर आपको लग गए, 10 आवर्स लग गए, इसका मतलब है कि 600 में जब 10 का भाग दिया, 600 में जब 10 का भाग दिया तो पता चला 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निकल के आती है। मतलब 1 घंटे में 60 चले हम। तो हमेशा ध्यान रखना उस ट्रेन की, एक तो होती है स्पीड, पूरी बात को समझना भाई, हिंदी में बोलते हैं चाल, अगर बेसिक समझ गए ना तो ऐसे क्वेश्चन चाहे हजारों आ जाओ आपको पूछ के आएंगे। दूसरी बात होती है डिस्टेंस, दूसरी बात क्या होती है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, और एक होता है इसके अंदर टाइम यानी कि समय। बस 3 बातें किसी भी चीज में होती है, यानी कि स्पीड जिसको अपन किलोमीटर पर आवर में लिखते हैं या फिर मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, स्पीड हमेशा ऐसे लिखी जाती है। डिस्टेंस को सपोज किलोमीटर में लिखा जाता है, टाइम को हमेशा घंटे में लिखा जाता है, आवर्स में लिखा जाता है। ये भी जरूर ध्यान रखना, लिखने का तरीका, ठीक है ना, लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां होती है लेकिन आज के बाद नहीं होगी। ये चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। यानी कि आपके सामने इसका फॉर्मूला जो होता है, जैसे आजकल सबसे बड़ी अपने टैक्स लगता है जीएसटी, जीएसटी जीएसटी अपन कहते रहते हैं यार जीएसटी लग गया, इतना मेरा जीएसटी लग गया। बस जीएसटी से ही फॉर्मूला बना है डीएसटी, बस जी की जगह डी बोल देना तो आपके सारे तीनों फॉर्मूले याद हो गए। डी का मतलब डिस्टेंस, एस का मतलब स्पीड, टी का मतलब टाइम, डीएसटी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो गया। इसी से अगर आपको स्पीड पूछे तो टी नीचे आ जाएगा, डी अपनी जगह रहेगा, टी नीचे आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसी से अगर आपको टी पूछे तो एस नीचे आ जाएगा। यानी कि एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले तो खैर आपको बनाने आते ही होंगे। ये चीज आपको नोट करनी है कि स्पीड या चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में लिखते हैं, हिंदी वाले ऐसे लिख देंगे किमी, की डॉट में है ना, किमी प्रति घंटा, और इसको किमी किलोमीटर और इसको घंटा। ये है, अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिख दो। डी का मतलब दूरी है तो हिंदी मीडियम वाले दूरी बराबर चाल इन गुणा समय कर देना। ये फॉर्मूले आपको लिखना है, ठीक है, लिख लिए होंगे आपने। और तो अब आगे हम बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने पूछा कि ट्रेन की चाल बताओ। मान लेते हैं, माना कि, पूरी बात को समझना, माना कि रेलगाड़ी ये जो है, रेलगाड़ी की चाल, स्पीड को बोलते हैं चाल, चाल वो थी x किलोमीटर प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा। लेट द स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन वो हो जाएगी आपकी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ये दोनों मीडियम के बच्चे लिख देंगे। ये बात तो ठीक है, ये तो हो गई उसकी स्पीड। अब बात आती है डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस बाय ट्रेन, ये लिखना है। तो डिस्टेंस की पूरी फॉर्म, फुल फॉर्म लिख देना। यानी कि ट्रेन का मतलब है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी जिसको अपन डिस्टेंस से दिखाते हैं, वो डिस्टेंस हो गई, वो है 480 किलोमीटर, ठीक। अब इतना अपन को पता चल गया। अब वो यहां तक ये लाइन लिखी है अभी तक अपन ने। अब यदि उसकी चाल में, वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की स्पीड से, नहीं 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ कितना टाइम लग रहा है, क्या स्पीड है, लेकिन एक अगली लाइन और लिख दी। आप अपने ऊपर लेना वापस कि सपोज आप कोई यात्रा कर रहे थे 600 किलोमीटर की, और आपको ये पता चल गया कि आपको टाइम लग गया 10 घंटे, 10 घंटे लग गया।
10 घंटे लग गया तो आपको फॉर्मूला तो याद ही है, डीएसटी वाला। तो डिस्टेंस, अगर मुझे टाइम निकालना तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नीचे आ जाएगी स्पीड। तो इसका अपन को ये पता चला 10 का भाग देने से कि 60 की स्पीड आ रही है, यानी कि आपने ये पता कर लिया कि जो है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घर पहुंचे, वहाँ मतलब 10 घंटे का टाइम लगा था और 600 की डिस्टेंस, किलोमीटर की डिस्टेंस अपन ने कवर कर ली, ये आपको पता चल गया। लेकिन जब आप वापस आए, ये तो जाने की मान लेते हैं, जब वापस आए तो ट्रेन की थोड़ी स्पीड कम हो गई, इस वजह से जो 10 घंटे थे वहां 12 घंटे लग गए, और दूरी तो वो की वही थी, 600 की 600 ही थी, लेकिन टाइम ज्यादा लग गया, 10 घंटे लग गए। और जो 60 किलोमीटर की स्पीड थी वो सपोज स्पीड कम हो गई होगी, भाई स्पीड कुछ कम हो गई, सपोज मान लो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई, इस वजह से 2 घंटे ज्यादा लग गए। सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ये है कि आप अभी सिर्फ गए हो, यहां तक गए हो, ये वापस आने का है, ये वापस आने का है। यहां आप गए थे जब पता नहीं क्या स्पीड थी, लेकिन x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही थी, 480 की डिस्टेंस भी कवर कर ली, तो कितना समय लगा, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, यानी कि समय लगा, कितना समय लगा, वो लगा डीएसटी का फॉर्मूला, टाइम, अब मुझे चाहिए टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ds, नीचे आ जाएगा t, ये लिख देना, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे कि टाइम तो खैर निकालना अपन को, समय लिखना, टाइम बराबर डिस्टेंस, पूरी बात को समझना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे, दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला आप यहां लिखेंगे, बिल्कुल सही है। तो अब देखो डिस्टेंस कितनी, यहां लिख दें तक जगह यूज हो जाएगा, डिस्टेंस है 480, हालांकि आपको इसके नीचे लिखना भाई, ठीक है ना, 480। स्पीड कितनी, स्पीड थी x किलोमीटर, ये लो साहब, तो पहली इक्वेशन बन गई आपकी ये, ठीक है। यानी कि पहली इक्वेशन क्या बन गई, जो समय लगा वो लगा 480 बटे x, बस इतना समय लगा, आके लिख देना घंटे का मतलब है आवर्स, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट, ये पहली बात हो चुकी है। अब ट्रेन से वापस आ रहे हो, तो इस टाइम पर ट्रेन की 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई कम, आ जाओ इधर। सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन उसको देखते हैं। सेकंड कंडीशन यह है कि आप जिस स्पीड से गए थे, अब ट्रेन की स्पीड हो गई है, रेलगाड़ी की चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन वो हो गई 8 कम, x तो पहले थी, हमने मानी थी x है, 8 कम हो गई इसकी तुलना में, इस स्पीड से अपन गए थे, आते टाइम 8 कम हो गई, तो x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है, ये हो गई। बाकी डिस्टेंस वो की वो, मतलब दूरी वो की वही है, 480 किलोमीटर का 480 किलोमीटर ही है। तो इस वजह से हुआ क्या, तो बताओ टाइम क्या लगा, टाइम यानी कि समय क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला, इसका बनाओ पहले समय, वही फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लिख दो एक बार फिर से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि दूरी बटा चाल, दूरी कितनी, 480 की 480, लेकिन स्पीड हो गई x माइनस 8, और टाइम क्या लिख देना, घंटे यानी कि आवर्स। ये समीकरण 2 बन गया अपना, वो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये 2 कंडीशन ट्रेन में होती है, हमेशा फिक्स सिस्टम है, फिक्स, ऐसा ही करना है आपको। अब हुआ क्या, इस वजह से आते टाइम 3 घंटे ज्यादा लग गए, बस यही हमारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बस यहां लिखना है कि स्पीड कम होने की वजह से, ठीक है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये स्पीड थी 480 बटा एक्स, 480 बटा एक्स, पूरी बात को समझना, ये इक्वेशन फर्स्ट। प्रश्न अनुसार बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, प्रश्न अनुसार समीकरण 1 व
समीकरण 2 द्वारा, और भी शानदार ऑथेंटिक बन जाएगा, शानदार सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ये तो थी जब हम गए थे, और ये है जब हम आए हैं। ये लो इक्वेशन 1 और 2 है। इस स्पीड से गए थे, इस स्पीड से वापस आए, तो इसमें 3 घंटे ज्यादा लग गए। 3 घंटे ज्यादा किसमें लगे? इसमें। लेकिन हमें मैथ्स में क्या करना, दोनों पर डे बराबर रखना है तराजू के, जो मैं कल से बताता रहा हूं। इसलिए हालांकि 3 है तो इसमें ज्यादा, इसका मतलब 3 इसमें कम है, तो जिसमें कम है जोड़ दो उसमें 3। बस ये गलती आप करेंगे, लेकिन आज की बात अब मत करना। ठीक है, यानी कि जिसमें कम हो उसमें 3 जोड़ना है, बाकी आते जाओ। देखो अब क्या करना है, 480/x, इसको अंदर ले लो, माइनस में आ जाएगा 480/x - 8 बराबर 3, इधर जाके माइनस में आ जाएगा, 3 उधर गया तो माइनस का हो गया। अब इनके ले लो एलसीएम, तो एलसीएम तो सेम ही आएंगे, x और x - 8। इसका इसमें डिवाइड किया, ये बचा, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि 480 को अपन जो पीछे बच गया उससे गुणा ही तो करेंगे भाई। इसका इसमें डिवाइड किया तो ये तो खत्म, ये बचा, इसको उससे गुणा, ये लो गुणा, माइनस के बीच में माइनस लगा दिया, x - 8 का x - 8 से खत्म, पीछे बचा x को 480 से मल्टीप्लाई, ये लो 480x, और इधर -3 का -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम और करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो 480x, एक बार x से कर दिया, अब 8 से करो, -8 0 8 64, हाँ से लगी 6 8 32 और 6 38, मतलब 3840 माइनस 480x, कौन सा? ये वाला एज इट इज। और नीचे आ जाओ, x को x से किया x², x को 8 से किया तो 8x बराबर -3 का -3। इससे ये खत्म। ठीक है, पीछे क्या बचा? -3840, नीचे आपके x² - 8x बराबर -3। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वज्र गुणा कर दो, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको इससे किया तो माइनस का 3x², और इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के 24x। ऐसे इसको इससे किया तो यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस का 3840 का 3840। अब मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि वैसे इक्वेशन तो याद चुकी, लेकिन अगर किसी में कॉमन जा रहा हो तो हमें कॉमन लेना, ताकि पूरी इक्वेशन पूरा समीकरण तो हल्का हो जाए। इसमें 3 कॉमन जा रहा है, 3 का डिवाइड इसमें भी जाता है, 3 का भाग इसमें भी जाता है, 3 का भाग इसमें भी जाता है। आप कहेंगे लास्ट में 0 इसमें कैसे जाता है? जोड़ ले, 4 8 12, 12 और 3 15, और 15 का सम 3 की टेबल में आता है। बिल्कुल, मतलब आपस में नंबर को जोड़ो, अगर वो 3 की टेबल में आते हैं, 3 के फाड़े में आते हैं, तो उस पूरी वैल्यू में ही 3 का भाग जाता है। और फिर बात मैंने एक और बता रखी है, मेरी ट्रिक से पढ़ना, आपको कोई गलती नहीं होगी। यहां पर जो x² की वैल्यू उसको हमेशा प्लस की बनाने की कोशिश करो। तो हमारे पास में अभी तो मौका है कि 3 कॉमन लेने के बजाय -3 कॉमन ले लो। ठीक है, तो पूरी वैल्यू प्लस की हो जाएगी अपने x² वाली। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो प्लस का x² हुआ, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई होके ओके। फिर ये माइनस इसको कर गया 8x, ठीक है ना भाई, माइनस प्लस माइनस, और 3 8 24, और बराबर इधर 3840 का 3840। अब अपन क्या करेंगे, x² - 8x अपनी जगह ही है, और अच्छा ये माइनस लगा देना, माइनस का 3840 अपनी जगह ही, और 3 जो माइनस का था वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, यानी कि x² - 8x बराबर माइनस में माइनस का 3 की टेबल से कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 8 जा 24, और 0 को 0। ठीक है, अब अंदर लिया उसको, तो x² - 8x माइनस के हो जाएंगे 1280 बराबर 0। तो बुक के अकॉर्डिंग तो आंसर आ चुका, लेकिन अब अपन क्या करेंगे, ट्रेन की चाल भी तो निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब 1280 के फैक्टर बनाएंगे, टुकड़े करेंगे। तो सबसे पहले 2 से किया 6 4 0, फिर 2 से किया 3 2 0 320, फिर 2 से किया तो 1 6 0, फिर 2 से किया तो 80, फिर 2 से किया तो 40, फिर 2 से किया तो 20, फिर 2 से किया तो 10, फिर 2 से किया तो 5। तो ये सब में 2 2 का डिवाइड चला गया, अब 5 का तो 5 में जाएगा। अब देखो इसके टुकड़े इसी में जुड़े हैं, बस हमें तो 8 का गैप का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, 4 8 16, ठीक, 32 तक रुक जाते हैं, 10 20 और 40 हो गया सेट। यानी कि ये तो हो गई 40,
और ये हो गया 32। अरे बीच का गैप 8 का है ना, बिल्कुल बस गैप का ध्यान रखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का तो ले लो 40x, माइनस का 40x ले लो और प्लस का 32x ले लो, ठीक है। माइनस का 1280 अपनी जगह ही बराबर 0। तो हर बड़ी बड़ी वैल्यू के टुकड़े आराम से उसमें छुपे होते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको साइड में वहाँ करते रहना है। आप चाहो तो इसको वहाँ पर करा हुआ छोड़ भी सकते हो, उस कॉपी की साइड में कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वरना पीछे वाले पेज में भी कर लेना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन है, तो x माइनस 40 बच जाएगा। यहाँ प्लस का प्लस लगाओ। एक बात बताओ, जो ब्रैकेट के अंदर है वही मेरे पास यहाँ आना चाहिए ना, यस, यहाँ पर भी x ही आना चाहिए। तो बताओ इस 32 में क्या कॉमन लूँ 32x में कि पीछे सिर्फ x बचे, तो 32 ही ले ले भाई पूरा का पूरा, ताकि 32 से 32 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा बस। और 32 का 1280 में भाग दे के मत देखना, प्रॉपर 40 बार जाएगा। अब एक बार ब्रैकेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए जो आ रही है, एक बार x प्लस 32 और एक बार x माइनस 40 बराबर 0। अब देखो सेम वही सिस्टम, x प्लस 32 को 0 के साथ कंपेयर और x माइनस 40 को 0 के साथ कंपेयर। तो x की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का 32 हो जाएगा और ये x की वैल्यू उधर जाएगी तो 40 हो जाएगा। एक बात बताओ, आपके सामने दो आंसर है, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या ट्रेन की स्पीड कभी माइनस में हो सकती है क्या? अरे ट्रेन इसका मतलब हिली नहीं क्या, कुछ तो चली है ना, तो स्पीड कैसे माइनस में हो सकती है? ठीक है, तो वापस वही लिखना है कि स्पीड नॉट इन नेगेटिव, स्पीड नॉट इन नेगेटिव, ठीक है। यानी कि किसी की भी जो चाल है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए हम क्या लेंगे, x बराबर 40 लेंगे, x बराबर 40 लेंगे, यानी पुट x इज इक्वल टू 40, x बराबर क्या लेंगे 40 लेंगे, पुट x इक्वल टू 40। ये लाइन अपन लिख देंगे। चलो जी चलते हैं। हमने x की ट्रेन की स्पीड पूछी थी उसने कि ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है, तो ट्रेन की चाल को हमने x माना था, बस x की वैल्यू आ चुकी है, तो लाइन लिख दो। अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, यानी कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन, देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन वो हो जाएगी आपके 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको ऐसे लिखा जाता है, हिंदी मीडियम में लिख देना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब चाहे वो वैल्यू चेंज कितनी भी कर दो, ट्रेन वाला क्वेश्चन इस तरीके से आपको सोल्व करना है, जो एक भी डाउट आपके नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से फिर डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं आपके कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से, वो ये मिडटर्म स्प्लिटिंग से मूल ज्ञात करो का मतलब है रूट्स, जो अपन अभी गुणनखंड करे थे ना, ये देखो ये फैक्टराइजेशन जो करे थे, ये करे थे, तो ये जो दो आंसर आते थे। अब यहां पर तो अपन नेगेटिव को छोड़ते थे, लेकिन बस यहां पर नेगेटिव को छोड़ना नहीं है, वो दोनों अल्फा बीटा दोनों हो जाएंगे जीरोस। देखो आओ इधर, 2-3 करा दूंगा तो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वही इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है, माइनस का 12x स्क्वायर हो रहा है, तो वेरी इजी। प्लस का तो 4x ले लो और माइनस का 3x ले लो, -6 बराबर 0, ठीक है। 4x में 3x जाएंगे, प्लस का x बच रहा है, दोनों का गुणा 12 हो रहा है, उसका भी 12 हो रहा था माइनस का। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो x प्लस 2 बच गया। यहाँ पर माइनस का -3 कॉमन है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया, सिर्फ x बचा। माइनस माइनस 6 कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 बार, दोनों सेम है क्या ब्रैकेट की वैल्यू, यस। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जो बाहर कॉमन लिया वो और एक बार ये, यानी कि मैं जितने भी आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के सारे ले लिए हैं। 2x - 3 इसको भी 0 के साथ कंपेयर और x + 2 इसको भी 0 के साथ कंपेयर, तो 2x बराबर प्लस का 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। एक तो ये हो गया और ये हो जाएगी x की वैल्यू -2, एक ही हो गया, ठीक है। तो इसमें जीरोस क्या बन जाएंगे, एक लाइन लिख देना। एक बार स्टेट सिस्टम पूरा बता देता हूँ। देयरफॉर द जीरोस ऑफ, सो रूट्स पूछे क्या, रूट्स लिख दो। देयरफॉर द रूट्स आर, अतः मूल बराबर 3/2 -2, ऐसे लिख देना, बस आंसर आपका आ चुका, ठीक है। तो वेरी इजी है। गुणनखंड विधि कौन सी होती है, फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है, बीच वाले के 2 टुकड़े करना, ठीक है, वेरी इजी। अगला क्या है,
ये मैंने रूट वाला भी ले लिया ताकि रूट की वैल्यू अगर क्या पता वहाँ आ जाए तो आपके कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सेम वही इन दोनों का गुणा कर लो। रूट 2x² को 5 रूट से जब मल्टीप्लाई करते हैं, आपको तरीका सिखाता हूँ। पहले नंबर को करो, रूट टू ओनली 2 और 5 का 5 दोनों हो गए 10, मतलब x² तो साथ में खैर था ही था, तो 10x² इसके गुणनफल हो गया। इसका आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। 10x² अगर हो गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है, 7x के ऐसे टुकड़े करो कि वो 10x² की तरह काम करे। ये लो साहब 5x ले लेते हैं प्लस के, और प्लस के 2x और 5 रूट 2 का 5 रूट 2। बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया। मतलब 5 और 2 को जोड़ता हूं तो 7x होते हैं और दोनों का गुणा 10x² होता है, जो कि इन दोनों का गुणा भी तो 10x² हो रहा था। बिल्कुल सही है। इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है। बहुत शानदार। x कट गया तो अंदर बचा रूट 2 और 1 बच गया x। रूट 2 का रूट 2x कट गया, फिर x खत्म, सिर्फ 5 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो है क्वेश्चन। यहां पर 2x है और वो है 5 रूट 2 है। यहां सोचना है, ये गारंटी है कि अंदर तो ये जो बचा वही बचना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे पास में 2x है और 5 रूट 2 है। आपको पता है इस 2 में क्या छुपा हुआ है? इसमें रूट 2 इंटू रूट 2 छुपा हुआ है, तभी तो 2 बना होगा। और इसमें रूट 2 पहले से ही है। इसका मतलब इन दोनों में रूट 2 कॉमन आ सकता है। और यहां जो प्लस है, प्लस का प्लस लगा दो। अब रूट 2 का इसमें भाग दिया तो इसमें 2 रूट 2 छुपे हुए थे, तो एक से एक ही तो कटेगा, फिर भी एक पीछे बच गया, तो अंदर बच जाएगा रूट 2 और x का x, प्लस का प्लस, क्योंकि ये प्लस प्लस, रूट 2 से रूट 2 खत्म, ओनली 4, 5 बराबर 0। बस। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है ना दोनों, यही ये और यही ये, बिल्कुल। तो एक बार जो बाहर कॉमन लिया था अपन वो लिख देते हैं, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख देते हैं, ठीक है, बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के साथ में कंपेयर करा देंगे और एक बार इसको भी 0 के साथ में कंपेयर करा देंगे। ये आ जाएगा x बराबर माइनस का रूट 2, भाई जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके माइनस का 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 बाई रूट 2। आपका आंसर आ चुका। वही सेम टू सेम 2 लाइन लिख देना कि अतः मूल बराबर, यानी कि माइनस का रूट 2 कोमा माइनस का 5 अपॉन रूट 2 आपका आंसर है। वो लाइन कौन सी? ये लाइन जरूर लिख देना, ये देयर रूट्स आर, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन, रूट वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे नेक्स्ट देखो, 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8। मतलब मैंने सिलेक्टेड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो ले लिए, ठीक है। यानी कि 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 बराबर 0। बस सेम वही काम करना है कि जो ये बटे में कोई चीज हो ना, अपॉन में कोई वैल्यू हो, उसको आप पहले एक लाइन का बना लो। तो इसके नीचे 1 रख के एलसीएम ले लो। एलसीएम 8 आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड किया तो ये हो जाएंगे 16x²। इसका इसमें किया तो 8x हो गया, है ना। प्लस 8 का 8 में 1 बराबर 0। इसको इससे किया तो ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इसको इससे कर दिया, ठीक है। बहुत इजी है। अब क्योंकि 8 को इससे करने से 0 हो गया, ये भी ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन बन चुकी है, अपने समीकरण ये बन गया। अब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है अपन, क्योंकि इसने क्या लिखा कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप चाहो ना तो ऐसा लिख भी सकते हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, गुणनखंड विधि द्वारा, तो और भी अच्छा हो सकता है। अब चाहो तो अपन क्या हो जाएगा कि 16x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। मतलब 8x के 2 टुकड़े, -4x और -4x, ये 2 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। कैसे कि इन दोनों का गुणा प्रोडक्ट 16x² हो रहा है, और इन दोनों का गुणा प्रोडक्ट भी 16x² हो रहा है। 4 × 4 16 और माइनस माइनस माइनस। अब बहुत इजी है, क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन ले लो। क्या कॉमन जा रहा है? 4 कॉमन है, 4 और x कॉमन है। अब कॉमन लिख लेने के बाद डिवाइड कर दो, 4 का 4 16 में 4 बार, x से x खत्म तो x बच गया। इस 4x का 4x में 1 टाइम माइनस है बीच में, तो माइनस लगा दो। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां जो साइन है वो साइन लगा दो। कुछ भी कॉमन नहीं होता वो 1 लेते हैं। -1 की वजह से इसमें जब डिवाइड होगा तो ये प्लस का 4x हो गया। फिर -1 का +1 में डिवाइड किया तो ये माइनस का 1 हो गया। ये आपको ध्यान रखना। वैसे भी दोनों की वैल्यू सेम आएगी ब्रैकेट वाली, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो एक बार जो बाहर लिखा था वो ले लो, और एक बार जो अंदर रखा था वो ले लो। हालांकि यहां पर तो दोनों सेम ही है। तो क्या हो जाएगा ये कि 4x - 1 बराबर 0,
और ये भी 4x माइनस 1 बराबर 0। देखो मैंने वैसे तो इसको यहीं छोड़ा था ना, रूट निकाले थे रूट्स, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी निकालना है। तो x की वैल्यू पहले 4x बराबर 1 को इधर भेज के प्लस का कर लो, तो x की वैल्यू 1/4। यहाँ पर भी इसको इधर भेज, सेम ही आएंगे मतलब, लेकिन एक बार फॉर्मेलिटी सारी कर दो, 1/4। तो आपका आंसर आ चुका है, यानी कि रूट्स आर 1/4, 1/4 आपके दोनों रूट्स हो जाएंगे। वही जो लाइन लिख देना ये वाली, ठीक है, 1/4, 1/4 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और कौन सी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, अब 2-3 थ्योरी वाले और बचे हैं, उनको पढ़ते ही फिर ये शानदार चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 है और गुणनफल 182 है। फाइंड द नंबर हुज सम 27 प्रोडक्ट्स 182। अब यहां से क्या होगा, बस क्वेश्चन यही आएगा, नंबर चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन टाइप यही बनते हैं, इससे ज्यादा बनते ही नहीं आपके कोर्स में, ठीक है। तो भाई वही चीज है कि अगर दो संख्याएं, ऐसा मान लो कि दो संख्याओं का सम 27 है, जोड़, मान लेते हैं कि एक दोस्त का नाम ए है, एक दोस्त का नाम बी है, इन दोनों के पास में मिला के मैं कह दूंगी 50 रुपए। दो दोस्त है, उनके पास में 50 रुपए हैं। अब ये नहीं पता कि किसके पास में क्या है, तो मान लेते हैं कि अगर इसके पास में अगर x है तो इसके पास में कितने होंगे, 50 माइनस इस वाला। भाई यही तो होगा कि अगर इसके पास में 20 है तो 50 माइनस 20 ही तो इसके पास में होगा, 30 इसके पास हो जाएंगे। बस वही सिस्टम समझना है कि जो पीछे बच गया उस दूसरे वाले के पास में 50 माइनस एक्स करना, जो पहले वाले को मानना था, इसकी गलती मत कर देना। बस वही अपन यहाँ कर रहे हैं कि दो संख्याएं मानिए, तो मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या का मतलब है लेट फर्स्ट नंबर जो है वो आपकी सपोज x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या यानी जो आपका सेकंड नंबर है वो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, वही बस कि टोटल तो 27 है, इसमें से इस वाली को हटा दो, पीछे जो बचेगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। दो बात हो गई। उसने पहली बात कही इनका योग, जिनका योग 27 हो गया, ठीक है, और गुणनफल 182 है, ठीक है। तो अब दोनों संख्याएं, मतलब यहां तक तो हमें पता चल गया कि संख्याएं है क्या, संख्याएं पहचानना सीख गए, ठीक है। अब उसने कहा कि उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट 182 है, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या x है और दूसरी 27 माइनस x है, ये गुणनफल का मतलब दोनों को गुणा करवा दो, ठीक है, और वो दे रखा है 182। तो यहां पर ये लिखने के बजाय 182 लिखो भाई, हाँ 182 दे रखा है। अब यहां पर ये लिखो, पहली ये और दूसरी ये, इसका मतलब ये ही ये है भाई, गुणनफल, इनका गुणनफल ही तो 182 है, बिल्कुल। अंदर कर लो मल्टीप्लाई, 27x इसको इससे कर लो तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब क्या करना है आपको पता ही है, क्या करना है कि अपन सबसे पहले एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, ठीक है, फिर या फिर एक्स स्क्वायर को एक काम को इधर भेज दो ताकि एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाए, एक्स स्क्वायर इधर भेजो बराबर के इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया। 27x को भी इधर भेज दो, माइनस का हो गया 27x, ठीक है। और 182 जो है, 182 जो पहले से इधर हैं, हम सबको इधर लेके आ रहे हैं, इसको भी इधर लाए, इसको भी इधर लाए, 182 पहले से इधर ही हैं तो प्लस के रहेंगे, इधर कुछ बचाएगा 0 तो 0 यहाँ लिख दो, बस ये सिस्टम सीख गए ना, वेरी गुड। अब 182 के टुकड़े कर लो, क्योंकि गुणनखंड विधि से करना अपन को ईजी पड़ेगा। 9 1 7 से 13 और हो गया जी, क्या बना कि यहाँ पर 14 और 13 टुकड़े बन गए, 14 और 13, बिल्कुल सही, दोनों का सम 27 भी हो रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही टुकड़े पहचाने आगे। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x, कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 पहले लिख दो 14 बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 182 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है, ले लिया x, माइनस 14 बच गया। इन दोनों में या माइनस है, क्या लगा दो माइनस, 13 कॉमन आएगा, क्योंकि 13 कॉमन आएगा तभी तो अंदर x बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस x बच गया, फिर माइनस प्लस माइनस और ये 14 टाइम बराबर 0। तो एक बारी जो बाहर कॉमन आया वो लिख दिया और एक बारी ये लिख दिया बराबर 0, यानी कि x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 13 और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 14, क्योंकि उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वैल्यू प्लस की आ रही हैं,
इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः दोनों संख्याएं, इसने क्या पूछा था, संख्याएं पूछी थी, तो अतः संख्याएं जो हैं वो हो सकता है कि यहाँ पर x की वैल्यू अपन 13 रख के देखें, तो 13, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगी, या फिर यहाँ पर 14 रख के देखें तो ये 13 हो जाएगी। तो एक ही बात है, दोनों आंसर लिख देना। देयरफॉर द नंबर्स आर, वो 13,14 भी पॉसिबल है। अगर x की 13 मानेंगे तो ये 14 आएगी, तो 13-14 का जोड़ा बनेगा। और अगर 14 रख लेते हैं 13, क्योंकि दोनों ही प्लस में है ना, इसलिए दोनों आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी काफी बढ़िया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। हालांकि अपन ये पहले सीख लिया, अभी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की पहले बात चली थी, कॉन्जुगेटिव नंबर, एक x x प्लस 1, बस वही है, वापस स्टेटमेंट वही लिख देना आप सेम टू सेम। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर, यानी कि पहली क्रमागत संख्या, वो हमारे पास में x है, तो सेकंड कितनी हो जाएगी, सेकंड नंबर यानी दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x प्लस 1। थ्योरी वो उस क्वेश्चन में से लिख लेना, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहली शर्त क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली शर्त फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहली शर्त प्रश्न अनुसार पहली शर्त क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल x का और x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 365। तो सीधी सी बात है। अच्छा, उनके भी वर्गों का योग, सॉरी इस बार गुणनफल नहीं है, इनके वर्गों का योग x प्लस 1 दो संख्याएं हैं, इनके वर्गों का मतलब स्क्वायर का सम, स्क्वायर करो और फिर सम करो, मतलब दोनों संख्याओं को, इसको और इसको, पहले इनका वर्ग करो फिर आपस में दोनों को जोड़ दो, वो है आपके 365। अब इसको खोल लो, x², यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, पूरी फॉर्मेलिटी करनी है, x² प्लस x², 1 का स्क्वायर 1, ये 2 गुणा x, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 365। अब क्या होगा, x² 2x², फिर 2x को पास में लिख दो, 2x, फिर 1 अंदर ले लो 365 को बराबर 0, तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 364 हो गया ना भाई, 65 में से एक चला गया। अब मैंने कहा था जिसमें किसी में कुछ कॉमन जा रहा हो तो हल्का कर लो, 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये 2 0 के नीचे जाके 0 खत्म, पीछे बचा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 182 के तो वही टुकड़े होंगे 14 और 13, बिल्कुल, तो x² प्लस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि 14x में 13x जाएगा तभी तो 1x बचेगा, और 182 बराबर 0। क्या करना है आपको पता चल गया होगा कि 182 के टुकड़े से कर लेना, हालांकि पहले मैंने करवा दिया था अभी। 91 7 से करोगे तो 13 है ना, तो 13 और 14 जोड़े बन गए, बीच का गैप भी x का आ रहा है। ठीक है, x कॉमन लिया तो अंदर x प्लस 14 बच गया, माइनस का माइनस 13 कॉमन लिया तो माइनस माइनस कट गया, 13 से 13 तो सिर्फ x बचा, प्लस मतलब सेम ही आएंगे, ये 14 टाइम्स, ये मैंने 0 ऐसे लिख दिया होगा, ये सिर्फ 182 है, 182 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार क्या करना है, बाहर जो कॉमन आया वो लिख दो, x माइनस 13 और एक बार x प्लस 14 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 13 को 0 के साथ कंपेयर कर लो, एक बार x प्लस 14 को 0 के साथ कंपेयर कर लो। यहाँ पर x की वैल्यू 13 निकल के आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 14 निकल के आ रही है, लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना था, धनात्मक इंटीजर लेने थे, इसलिए ये नहीं लेंगे, x की वैल्यू 13 लेंगे। ठीक है, x जब 13 लेते हैं तो जो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर है, मतलब पहली क्रमागत संख्या है जो हमने x मानी थी, वो तो आती है 13, क्योंकि हम 13 ही ले रहे हैं, और जो दूसरी निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि वो आ जाएगी 14। तो आंसर वही सेम 13-14 इसका आंसर आ गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको पूछ के आएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा पक्का, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और उनका एग्जिस्टेंस हो, मतलब रूट्स की पहले नेचर फाइंड करो, अगर उनका एग्जिस्टेंस है तो फिर उन्हें आगे मूल यानी मूल भी ज्ञात करो। तो मैं आपको 3 फॉर्मूले लिखाऊंगा यहां पर।
अपन को चेक करने का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकार डी, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला डी का होता है। ठीक है, बस इसमें 3 वैल्यू बनती है। एक बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको वैल्यू रख के देखनी है अगर बराबर 0 हो, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रख के देखनी है अगर वो ऐसा आ जाए, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रख के देखनी है अगर वो ऐसा आ जाए। तो ध्यान रखें, इसने कहा कि मूलों का अस्तित्व है, यानी मूल रूट्स एग्जिस्ट कब होंगे, जब ये कंडीशन हो तब भी मूल होंगे एग्जिस्ट, ये होंगे तब भी एग्जिस्ट होंगे। इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अपन लास्ट में लिख देंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, जो मूल आएंगे दोनों के दोनों, दो रूट्स आते हैं। आपको पता है x की वैल्यू 2 आती है, मतलब जब गुणनखंड करते हैं ना अपन फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 वैल्यू आती है। हाथों हाथ याद करवा दूंगा। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल आएंगे। 2 बराबर लिख देता हूं वरना आप सोचोगे इसके बराबर में ये 2 बराबर मूल आएंगे, यानी कि 2 इक्वल रूट्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि आंसर एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो आंसर एक ही आएगा। एक का मतलब है 2, अगर 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो अगला 6 अपन को मन से लिखना है क्योंकि दोनों सेम ही होंगे 6 और इसका जो आंसर आएगा वो आएंगे 2 भिन्न मूल आएंगे, यानी 2 डिफरेंट भी लिख सकते हो, 2 डिफरेंट रूट्स। और इसका तो खैर अस्तित्व है ही नहीं। तो ये फॉर्मूले आई थिंक आपने उतार लिए होंगे। अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले अपन करने जा रहे हैं चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चेक करते हैं, अपन को abc चाहिए, लेकिन abc जब भी चाहिए तो हमें पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करवानी है ताकि abc निकले। अरे बिना स्टेटमेंट के नंबर नहीं आएंगे, ठीक है ना, यानी कि कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसे अपन को कंपेयर करना है। ओके, तो देखो यहां पर अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तुलना की, तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन ये इसमें करनी है ना। आपको पता है कि ए की वैल्यू होती है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो, बी की वैल्यू होती है आपके -3 जो एक्स का गुणांक है, एक्स का कोएफिशिएंट, और सी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, ये अपने आईबीसी की वैल्यू आ चुकी, वेरी इजी। अब हम क्या करेंगे, ये आने के बाद में अब इनमें चेक करेंगे किसी में पे रख के। तो हमने क्या करा, सपोज इस बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखी जो डी बराबर होता है हमारा फॉर्मूला रखी, तो पता चला कि -3 बी की जगह -3 का स्क्वायर -4 ए की जगह 2 और सी की जगह 5 आया। -3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो आंसर क्या निकल के आए भाई, आंसर निकल के आए -31, -31 आंसर निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये तीसरी कंडीशन क्या, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से ही बड़ा है 0, और 0 कब बड़ा होता है, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जब वैल्यू माइनस में आती है। तो जब भी माइनस में आती हो, आंसर आपका माइनस में आता हो, तो तीसरी कंडीशन होगी। तो एक लाइन लिख देना, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ओके, यानी कि therefore roots does not exist, ठीक है, एग्जिस्ट। अगर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं है तो आगे रूट्स निकलेंगे कैसे, उसने कहा एग्जिस्ट हो तो आगे बढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन चिंता न करें, मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तीनों फॉर्मूले अप्लाई करवा के रहूंगा मैं, ठीक है। अगला देखो, ये रूट का भी ले लिया, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वही कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करवानी है आपको, इनसे आपको कंपेयर करवाना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आपको क्या करना है, कंपैरिजन। तो ए की वैल्यू आपके सामने क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है -4√3 और सी की वैल्यू क्या है 4। ए बी सी की वैल्यू रख दी मैंने, ए बी सी। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4√3 है, सी की वैल्यू 4 है। चेक करते हैं किसमें, डी के फॉर्मूले में, बी स्क्वायर -4ac में, ठीक है। तो -4√3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया -4
ए की जगह 3 और सी की जगह 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का स्क्वायर कर लो बारी बारी। पहले 4 का स्क्वायर 16, फिर √3 का स्क्वायर ओनली 3, तो ये हो गए 48 प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस भी 2 बार प्लस हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 हो गया, ठीक है। और अब क्या होगा, अब आप इधर भी देख लो, 4 3 12, 12 चौक 48, इधर भी 48, यानी कि कट के 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई कि b² - 4ac बराबर 0, यानी कि बिल्कुल दो बराबर मूल आएंगे। यानी कि लिखेंगे अपन यहाँ पर कि यहाँ जो हमारी वैल्यू जो हो रही है वो b² - 4ac बराबर 0, यानी कि दो बराबर मूल। ये लिखना प्रॉपर आंसर, यानी कि 2 इक्वल रूट्स, ठीक है, ये होंगे साहब, पता चल गया। अब हम अगर ये हैं तो फिर अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, नहीं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करना है। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो फिर हम लिखेंगे कि अतः दो बराबर मूल है, अतः मूलों का अस्तित्व है। खैर वो तो आप यहीं लिख सकते थे, यहां लिखना, पहले काम करना, अतः मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि है, और आगे लिखना क्योंकि, और क्योंकि के बाद में उतारना, ठीक है। यानी कि देयरफॉर रूट्स है ना, रूट्स वर्ड लिखा हो तो रूट्स लिख देना, रूट्स आर एग्जिस्ट बिकॉज करके फिर वो उतारना, शानदार स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। अब ये हैं, और फिर एक लाइन नीचे लिखेंगे, ये सब करने के बाद में अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार जो फॉर्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x बराबर माइनस b की जगह रखना है अपन को, ये रहा, ये b की वैल्यू है, b की जगह रखना है माइनस में 4√3, ध्यान रखें, है ना, ये माइनस तो फॉर्मूले का, b की वैल्यू भी माइनस में, प्लस माइनस अंडर रूट। अब दिमाग लगाना है, बस यहां माइंड यूज करेंगे, वरना मूर्ख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूर्ख। कैसे? b² - 4ac बराबर क्या निकाल चुके अपन, इक्वेशन 1 दे सकते हो अपन, क्या निकाल चुके? 0। तो यहां लिख दो 0, वापस वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि तो अपन चेक कर चुके, अपॉन 2 × a की जगह क्या है, a की वैल्यू है 3, और यहां लिख देना समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, समीकरण 1 से हमने इसको 0 माना है, इट्स ओके। x बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस 4√3, और ये तो पूरा डिपार्टमेंट ही 0 है तो छोड़ दो उसको। नीचे 2 × 3, तो 2 × 3 रहने दो अपने, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू है 2√3/3। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि इस 3 में भी ये 3 नहीं है, आपको पता नहीं चलने, जरा बड़ा होशियार है ये। कैसे है कि ये जो 3 है वो √3 × √3 से मिलके बना है, इसका मतलब इस 3 में भी √3 छुपा हुआ है, बिल्कुल छुपा है, रुस्तम निकला ये। तो इसको अपन ने खोला तो x बराबर 2√3, और नीचे वाले 3 को लिख दो एक बार, अच्छा रहेगा, √3 × √3, इससे ये कट गया, तो x की प्रॉपर वैल्यू आ गई 2/√3। ये आपका फाइनल आंसर बना 2/√3। लेकिन आप कहेंगे कि मूल जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो तो 2 होते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि 2 बराबर मूल, 2 इक्वल रूट्स। इसलिए यहां पर लास्ट में लाइन लिखेंगे अतः जो मूल है, मूल इससे पहले 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल, हाँ ये लिखना, अतः 2 बराबर मूल, देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स आर, वो हो जाएंगे आपके। आंसर तो एक ही आया है 2/√3, लेकिन दूसरा भी वो ही लिखना है मन से, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, और ये आंसर है। आंसर आराम से चेक करो, 2/√3, तो यानी कि आंसर तो एक आया अपना, दूसरा भी 2/√3 होगा। शानदार, क्वेश्चन कंप्लीट है ना।
बस इसका आपको जरूर ध्यान रखना है, यही मैं सिखाना आपको चाह रहा था, ठीक है ना। अब देख लो अपना आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अपना आज का ये, इसमें है मतलब इतने टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, इनसे बाहर नहीं जा सकता कोई भी क्वेश्चन, कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इट हैज टू इक्वल रूट्स। पहले से ही कह दिया कि टू इक्वल रूट्स, तो बहुत इजी पड़ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम का वेरी फेमस क्वेश्चन है भाई। मतलब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है अपना ये, हम जानते हैं कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं बताओ, हम जानते हैं कि जब दो इक्वल रूट्स होते हैं, कि जब दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो, वी नो दैट व्हेन टू इक्वल रूट्स, तो क्या होता है बराबर, वो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ये हम जानते हैं। मतलब अब की बार आपको ये पहले से ही दे रहा है वो, कि आपको इसके अंदर वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं करना। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन उठा कि क्या ए बी सी की वैल्यू है आपके पास में, नहीं है तो कंपेयर करके निकालो, यानी कि कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना की तो एक ही वैल्यू निकालने से पहले हमें इसको खुद को ही सॉल्व करना पड़ गया एक बार, हालांकि लगभग तो खुद आ जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन यहां पर तो एक तीर दो तीन निशाने एक साथ ही हैं आपके। क्वेश्चन मैंने ऐसा सिलेक्ट किया जिसमें खुद में भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर इसको करो ये माइनस का 2kx, फिर 6 का 6 बराबर 0। ये क्वेश्चन अब जाके तैयार हुआ है, अब तैयार हो गया ये। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो a होता है, तो a की वैल्यू तो हो जाएगी k। b देखो b की वैल्यू होती है k को हटा दो बस सिर्फ, x को हटा दो सिर्फ, तो -2kb हो जाएगा। और c है आपका 6, क्योंकि x नहीं लिया जाता, बस a b c की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी। अब हमारे फॉर्मूले में रख देंगे अपन, ठीक है। ये इतना उतार लिया आपने, पहले ये उतारना है, पहले तो क्वेश्चन को सही करना है, फिर ये येलो लो लाइन उतारनी है, फिर ये उतारना है, फिर ये उतारना है। इसके बाद अब हम करेंगे अतः, इसमें रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, यानी कि -2k बी की जगह, -4a की जगह, c की जगह बराबर 0। कोई डाउट है क्या? कुछ भी नहीं है, बस इस फॉर्मूले वैल्यू रखी है अपन ने। आप चाहे तो फॉर्मूले को फिर से भी लिख सकते हो, ठीक है, एक बार और लिख देना, अच्छा स्टेटमेंट बन जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी की जगह -2k का स्क्वायर -4a की जगह k, c की जगह 6 बराबर 0। -2 का स्क्वायर किया तो प्लस का 4 आ गया, और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर होता ही है, ठीक है। फिर 6 चौक 24, 6 4 24, तो माइनस का 24k आ गया बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4k स्क्वायर बराबर 24k, मतलब ये k इधर प्लस में आ गया 24। अब देखो बेहद आसान है, अब यहाँ पर मैं एक दिमाग लगाऊंगा आपका, मतलब दिमाग खोलूंगा आपका, आप तरीके से समझना कि अपने एक काम करते हैं, इधर सिर्फ k को छोड़ दो और इधर एक काम करो, 24k तो पहले से ही है, नीचे 4k लिया उसमें से, मतलब यहाँ पर 2k थे ना, एक तो k निकालो एक 4 निकाल लो, तो k से k खत्म, 4 से सीधा आंसर आ जाएगा k बराबर 6। k की वैल्यू 6 आ गई, समझ में आ गया आपके। उसने k की वैल्यू पूछी थी कि k का क्या मान होगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो ये था भाई आज का सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करना। बहुत बड़ा सेशन हो गया, शायद 1.5 घंटे का जुगाड़ तो खैर नहीं होगा, लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटा आपके बैठ गया होगा ये।
लेकिन इसमें क्या है कि सब कुछ मैंने आपको बता दिया है ज़बरदस्त तरीके से। वैसे अपना चैप्टर 3 भी 1.5 घंटा का बता, ये भी लगभग 1.5 घंटे का ही है, लेकिन पूरी जान लगा दो आप इसमें। अपना टारगेट 95% प्लस का है। अगर आपको चाहिए मैथ्स में 100/100 चाहिए, 100/100, तो आपको पढ़ते जाना है, प्लस लाइव टेस्ट आपको जरूर देना है, क्योंकि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन मैं वहां कराने वाला हूं, तब आपके पूरे 100/100 है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई छोटी मोटी गलती रह गई हो, तो कमेंट कर देना, सोल्यूशन अपन नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले कैप्सूल में, जो अपना चैप्टर 5 हो सकता है, या फिर अपन पहले वो भी डाल सकता हूं, सांख्यिकी स्टैटिक्स, वो भी बहुत गजब का, आरबीएससी में तो 11 नंबर का रहा है इस बार। ठीक है, मिलते हैं नए कैप्सूल के साथ में। ओके।